नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ शरद जोशी द्वारा रचित व्यंग्य पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि। इसके पूर्व वीडियो में मैंने पाठ के मुख्य सार तत्व और लेखक शरद जोशी जी के जीवन परिचय से अवगत कराया था आपको। संक्षिप्त में आइए जानते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था और यह परिवार के साथ कई शहरों में बचपन बिताया। शरद जोशी ने पहले आजीविका के लिए सरकारी नौकरी भी की, परंतु वह स्वतंत्र लेखन को अपना आजीविका का साधन बनाया और व्यंग्य लेखक के माध्यम से अपने हास्यपुट का अपनी रचनाओं में समावेश करने के माध्यम से ये प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं पाठ तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक कहते हैं कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह बार बार मन में घुमड़ रहा है प्रश्न कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम आज चौथे दिन हो गए और तुम कब जाओगे, ऐसा लेखक कहते हैं। तुम निसंकोच, तुम जहाँ बैठे निसंकोच मतलब बिना संकोच के सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। बिना संकोच के तुम सिगरेट पी रहे हो, उसको देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिन से मैं तुम्हें तारीखें बदल रहा हूँ, इनको दिखा कर। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो आज चौथा दिन है। लेखक कहते हैं कि अतिथि को आए 4 दिन हो गए, आपके सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना तो प्रकट नहीं हो रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करने वाले एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय तक चांद में नहीं रुकते जितने समय तुम हमारी छोटी सी यात्रा कर मेरे घर में आए हो। तुम अपने भारी चरण कमल की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अर्थात तुम मेरे घर में आए, मैंने आपका आतिथ्य किया, मुझसे अच्छा संबंध स्थापित किया, परंतु मेरी आर्थिक समस्या, मेरी सीमाओं को तो भी जानो। तुम चले जाओ, अब तुम लौट जाओ अतिथि, ऐसा लेखक कहते हैं। अब तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, अर्थात तुम्हारा घर तुम्हारे घर वाले याद नहीं करते तुमको जाना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। सही बात भी है, जब कोई हमारे घर में बहुत दिन तक रुके तो हमको भी अटपटा सा लगते हैं। हमारा काम सब तो इधर उधर अस्त व्यस्त हो ही जाता है। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया था। अर्थात मेरे पास जो मासिक खर्च होते थे वो भी अब तो ऐसे लगने लगा है कि कैसे चलाऊं घर में। उसके बावजूद भी स्नेह के साथ मैं तुमसे गले मिला। मेरी पत्नी तुमको नमस्ते की, सम्मान दिया। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि हमने रात के भोजन को मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। अच्छा खाना खिलाया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जी और रायते के अलावा हमने एक मीठा भी बनाया। मेरी पत्नी ने मीठा भी बनाई। इस सारे उत्साह और लगन में मूल एक आशा थी, एक आशा, एक प्रेम। जब कोई हमारे घर आए तो उनको अच्छा खाना खिलाएं। एक आशा ऐसी थी कि दूसरे दिन किसी रेल के शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में तुम लेकर चले जाओगे, मगर तुम जा ही नहीं रहे हो। आज चौथा दिन है। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, परंतु तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। अतिथि जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो और वह ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं, चले जाते हैं जल्दी। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान के लिए घर में ही बने रहे।
हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न रहे, खुश रहे कि अब तो जाएगा। स्वागत सत्कार के उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे। फिर दोपहर के जो भोजन थे उसको हमने लंच बना लिया, आपके लिए अच्छा भोजन दिए और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। अब तक तुम विदा नहीं हो रहे, हम तुमको स्टेशन छोड़ने जाते, मगर तुम ऐसा जा क्यों नहीं रहे हो? ऐसा लेखक कहते हैं कि अतिथि तो अब जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह एक आघात अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित अर्थात बिना आशा के। इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक रबर की तरह खींच जाएगी, मुझे अनुमान नहीं था। तुमसे जितना प्रेम किया, तुमको जितना सम्मान दिया, तुम तो अब हमारे ही गले पड़ रहे हो। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी होते हैं। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पड़ रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। सोच रहा था मगर कैसे बोलूं। अतिथि बोलते हैं लॉन्ड्री है कहाँ, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। लेखक, कहाँ जा रहे हैं? पत्नी पूछती है, कहाँ जा रहे हो? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देना है। ऐसा बोलते हुए मैं पत्नी को बताने लगा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैं अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। अब जब वह आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। क्या कहूँ, अब कुछ कहने का सवाल ही नहीं है। अतिथि आए हैं, सेवा सत्कार कर रहा हूँ, मगर पत्नी तो गुस्से में भर गई है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। मगर और ये आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। कपड़े भी धुल गए, मगर तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई, अब लुप्त हो गई। ठहाके जो हम लगाते थे साथ बैठ के, रंगीन गुब्बारे के जो कल तक इस कमरे में आकाश में उड़ते थे, अब वो खुशी नहीं है। बातचीत की उछलती हुई गेंद अब कहाँ कोने में जाके गिर पड़े हैं। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। मतलब यहाँ आके तुम जिंदगी के मज़े ले रहे हो और हम इतने दुखी हैं, तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। गुस्से से भर गए, शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय हो चुके हैं। बच्चे, परिवार, नौकरी, फिल्म, राजनीति, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है, तुम जाने का नाम क्यों नहीं लेते? सौहार्द, प्रेम अब सनय सनय बोरियत में बदल गई। सनय सनय अर्थात धीरे धीरे, सौहार्द अर्थात प्रेम धीरे धीरे बोरियत में बदलने लगी, रूपांतरित होने लगी। भावनाएं जो हमारे प्रेम की थी वो गालियों में बदलने लगी। पर तुम जा क्यों नहीं रहे? इस अदृश्य गोंद से तुम यहाँ चिपक क्यों गए हो? और बार बार हम सब पूछ रहे हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि, कब जाओगे अतिथि? क्योंकि 4 दिन हो गए हैं, अब हम नहीं सह सकते। ऐसी सारी भावनाएं लेखक के मन में उमड़ रहे हैं। बच्चों, आपको यह पाठ आसानी से समझ आया होगा। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आधुनिक युग में अतिथि देवो भव की उक्ति की व्याख्या करें और आधुनिक युग के संदर्भ में आकलन करेंगे। आज के लिए बस इतना।